बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ द डाटा। ये आपने पहले भी इंटर वगैरह के लेवल पे भी ये टॉपिक्स ने डिस्कस किए होंगे, तो वही राउंड अबाउट है, वो उसी की ही रिवीजन है ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज ही के हवाले से ये टॉपिक है कि आपको कोई सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के हवाले से ना एमसीक्यूज में दिया जाए, या राउंडिंग ऑफ डाटा के हवाले से एमसीक्यूज बने। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लॉन्ग तो बहुत दूर की बात। अच्छा, इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर और मेजरमेंट विच आर नोन विद सर्टेनिटी, कि जिसकी यकीनियत के साथ हम कह रहे होते हैं कि ये फलां वैल्यू है, जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती। मतलब ये नहीं होता कि ये पता नहीं ये है ये नहीं, ये थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, इस तरह की कोई बात ना हो। एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे सामने हो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर का नाम देते हैं। ये हमें बताते हैं कि शो द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताते हैं कि मेजरमेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू जो है या ट्रू वैल्यू जो है उसके कितना करीब तरीन है। ये इसकी क्या अहमियत हो गई। इसमें आपके पास ये एमसीक्यू भी है, a measurement that contains more number of significant figures is more accurate than a measurement that contains less number of significant figure। यानी जिस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, उसने यानी ज्यादा सर्टेनिटी के साथ काम किया होगा। मसलन जैसे एग्जांपल दी है कि एक रेडियस ऑफ अ बॉल लिया गया, एक बंदे ने लिया 3.3679, दूसरे ने नोट किया 3.36। अब जहर बात, जिसने 3.3679 किया उसको यकीन है, 3 का भी यकीन है, 6 का भी यकीन है, 7 का भी यकीन है, 9 के ऊपर शक हो सकता है कि ये 9 था या 8 था, या यानी उसके ऊपर ना आखिरी डिजिट के ऊपर अनसर्टेनिटी हो सकती है। पहले वाले सारे सर्टेन यानी उसको यकीन है कि ये डिजिट है। अब ये जिसने 3.36 मेजर किया उसको उसकी अनसर्टेनिटी ये लास्ट डिजिट जो 6 है इसी के ऊपर ही शुरू हो जाती है। इस वजह से फिर ये जो ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाला जो नंबर है ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है बनस्पत दूसरे के जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है। अच्छा, इसमें इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं इसी पॉइंट को समझाने के लिए, बस ये एग्जांपल ही मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ समझने के हवाले से ना। और इसमें कुछ ज्यादा हमारा पेपर के हवाले से पॉइंट कोई नहीं बनता क्वेश्चन, बस सिर्फ इसी सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के हवाले से इसने एक एग्जांपल दी है। तो कहते हैं एक एनालिटिकल बैलेंस है, उसका वेट करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी है ±0.1 मिलीग्राम। 0.1 मिलीग्राम का मतलब ये है कि इसको आप ग्राम में बदले ना, तो अब वो 0.1 मिलीग्राम हो गया, या आप इसको ग्राम में बदलेंगे तो ये 0.00 और 1, बल्कि ये 0.01 है। हाँ जी, 0.1 है ना मिलीग्राम। तो 1000 पे इसको डिवाइड कर देंगे ना, 1 को 1000 पे जैसे डिवाइड कर दें तो ये 0.01 ग्राम बन जाएगा। यानी 0.1 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो मिलीग्राम से आप ग्राम में आ जाएंगे। अब वो कह रहा है कि वो एनालिटिकल बैलेंस जो है ना उसकी जो लिमिट है ना वो ये है 0.0001, यानी 1 2 3 4 डेसिमल के बाद जो चौथा पॉइंट है ना उसके ऊपर आके उसकी अनसर्टेनिटी है, यानी 1 ज्यादा बता सकता है या 1 कम बता सकता है। चौथे नंबर उससे पहले जो 3 है वो सही रीडिंग वो बता रहा होगा, ये उसकी एक्यूरेसी है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक बंदे ने रीडिंग ली है और उसकी वैल्यू उसने दी है 1.406 463। असल में ये थोड़ा सा यहाँ गलती इसने की है, अगली इसने ये ना 1.4064 लिखा नहीं, इसको देखते हुए आप जुमला पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। इसने यहाँ लिखना चाहिए था 1.40643 ना, यानी 1.40643, ये था। अच्छा, अब वो एनालिटिकल बैलेंस है, वो बंदे ने रीडिंग ये ली है। अब हम उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो रीडिंग है याद 1 2 3 4 डेसिमल के बाद सिर्फ 4 नंबर तक है, 1 2 3 4 तक तो बात ठीक है, ये अगला जो 3 लगा हुआ है ये वाला सही नहीं है, क्योंकि वो तो बैलेंस ये तो वैल्यू बता ही नहीं सकता ना उसकी एक्यूरेसी से, तो आप बहुत आगे निकल गए। इसलिए यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि ये इनकरेक्ट है।
असल रीडिंग तो ये 1.4064, यानी वो आखिरी जो 3 वाला डिजिट है उसको आप गिरा दें कि वो उसकी लिमिट से आप आगे लिख रहे हैं, तो वो बात सही नहीं है। वो गिरा दें, पीछे 4.064 रह जाएगा, जो हमारे असल वैल्यू जो वहां पे बताई जा रही है। ठीक हो गई। एक पॉइंट हो गया जी एनालिटिकल बैलेंस के हवाले से ना, इस पैराग्राफ में ये बात होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपने काउंट करने हो तो कैसे निकाले जाएं। उसका वैसे असूल तो ये बताया हुआ है ना, ये पॉइंट्स आपने ये रूल्स ही रखने हैं जेन में। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर रूल्स पूछ ले या एमसीक्यूज में दिया और इन्हीं रूल्स की बेस पे आप बता सकेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं और कौन से। मसलन पहला रूल ये है कि नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये जितने भी इस तरह के नंबर वाले डिजिट हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट ही होते हैं। जैसे ये 3.456 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और ये 0.34 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक हो गए। यानी नंबर जो है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब बात आ जाती है जीरो की, कि जो जीरो है उसमें फिर दो तीन चीजें हैं। एक तो जीरो वो है जो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट है, जैसे ये जीरो आया हुआ 3 और 6 के दरमियान में आया हुआ, तो वो सिग्निफिकेंट ही गिना जाता है। जैसे ये इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक हो गए। और इसी तरह इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, दूसरा वो जीरो है जो डेसिमल की पोजीशन बताने के लिए शुरू में लगाए होते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं गिने जाते। मसलन जैसे ये वाला नंबर है 0.2224, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसने यहाँ वन यू नो क्योंकि जीरो हमने काउंट नहीं करना, उसके बाकी जितने वो काउंट करें थे। इसने यहाँ लिखा है एज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये इसकी मिस्टेक है। यहाँ पे होना चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है जी। इसी तरह ये आगे लिखा हुआ है 0.00034। अब इसमें डिजिट तो दो ही है ना, उससे पहले जितने मर्जी जीरो हो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो दो डिजिट है तो इसलिए इसके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक हो गए। तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है अपने नोट्स में कि ये जो 0.2224 इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बल्कि दो चार है, चार डिजिट है ना, तो चार सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, उसके बाद है फाइनल जीरोस टू द राइट, कि राइट साइड पे जो जीरो, ये तो होगा ना लेफ्ट साइड वाले जीरो की बात है, वो हमने कहा सेगमेंट नहीं है। अब बात आ रही है जो राइट साइड पे जीरोस हैं ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के इस तरफ है, वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। मिसाल के तौर पर 3.000, इसके अंदर आप सेंटीमीटर फिगर गिनेंगे तो तीन तो है ही है, बाकी ये चार जीरो भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर है। इसके अंदर 1 2 3 4 तो है ही है, और दो ये मिला के 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यानी डेसिमल के बाद जितने भी जीरो लगेंगे वो सारे सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। डेसिमल से पहले जितने भी जीरो होंगे और उसमें कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, जैसे इसमें लेकिन डेसिमल से पहले जीरो है तो सही, लेकिन वो चूंकि नॉन जीरो के दरमियान है वो सारे सिग्निफिकेंट ही गिने जाएंगे, ठीक हो। लेकिन इस तरह हो जैसे ये वाले थे कि डिजिट से पहले जीरो लगे हुए सिर्फ उसकी डेसिमल पोजीशन बताने के लिए हैं, तो वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। और पांचवा रूल है कि जीरोस दैट लोकेट डेसिमल पॉइंट इन नंबर्स ग्रेटर देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि जैसे ये 3 के साथ 4 जीरो लगा लिया, अगर यहाँ पे डेसिमल लगा दे, पॉइंट लगा के जीरो लगा दे, तो फिर ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक हो गए। मतलब अब जैसे ये 30,000 लिखा है ना, तो इसके अंदर सिर्फ 3 आपका नॉन जीरो, तो इसका एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह ये 1,20,000 लिखा हुआ है, इसके अंदर 1 और 2 सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। मसलन इसको पॉइंट उसका ये है कि आप अगर लिखते हैं ये थोड़ा सा स्लो हो गया इसमें। अच्छा चलें, अभी बात करते हैं इसमें। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली थी जनरल आपके 1 2 3 4 5 से की, जो 5 रूल हो गए हमारे पास कि हम सिग्निफिकेंट फिगर किसको देंगे और किसको नहीं देंगे।
उसके बाद हमारे पास है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कि जब हम मुख्तलिफ नंबरों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा तो उस आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी आपके एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अब जैसे इसने ये 3 नंबर ऐड किए हैं, अच्छा रूल इसका आपने जो ज़हन में रखना है बस एक ही जुमला है, वो क्या है कि अ सम और डिफरेंस में कंटेन नो मोर डेसिमल प्लेसेस देन दैट कंपोनेंट नंबर हैविंग द फीएस्ट डेसिमल प्लेस। यानी डेसिमल के बाद, डेसिमल पहले जितने मर्जी नंबर आ जाएं, जब आप ऐड करेंगे तो पहले 2 3 4 जितने हो जाएं, एडिशन के बाद उसका कोई इशू नहीं। लेकिन डेसिमल के बाद कितने आपने डिजिट लगाने हैं, ये आप जिन नंबरों को आपने ऐड किया उसमें देखें सबसे कम डेसिमल के बाद किसके हैं नंबर है। जैसे ये देखें 43.1 में डेसिमल के बाद एक है, 4.31 में डेसिमल के बाद दो हैं, और 0.431 में डेसिमल के बाद तीन है। ठीक है, लेकिन मैंने अपने आंसर में, मेरे आंसर में अब सबसे कम वाला कौन सा है, डेसिमल के बाद एक है ना, हमने एक ही शामिल करना है। ठीक है, डेसिमल के बाद एक होना चाहिए, बाकी नहीं। अब इसका इसने देखो ना ऐड भी ऐसे ही किया है, मतलब देखो ना ये 1 एंड पे आना था, फिर ये 3 4 5 आना था, ठीक है, फिर 4 3 7 और एक ये मिला के 8 आना था, तो ये 8 आ गया। ठीक हो गया, फिर ये 3 और 4 7 हो गया, और 4 वो वैसे ही आ गया। तो अब ऐड करते हैं तो 47.8 है। अब इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, चूंकि डेसिमल के बाद कम से कम एक है तो आप सिर्फ एक एक वाले को ऐड कर लो, बाकियों को छोड़ दो, बाकियों को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो हमारे इस आंसर में होना ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं है। एक डेसिमल तक करके उसको ही आपका आंसर। ठीक है, अब जैसे इसमें देखें डेसिमल के बाद इसमें चार चार आ रहे हैं, हर एक में चार चार है, तो आपके आंसर में भी चार ही होने चाहिए। ठीक होगा, तो अब ये सारे ऐड होंगे और चार आंसर आ जाएंगे। अच्छा, तीसरा ये है कि इसमें डेसिमल के बाद तीन है, इसमें चार है, इसमें दो है। अब मेरा कम से कम तो दो है ना, मिनिमम दो है, तो आपके आंसर में भी दो ही होने चाहिए। तो आप इसका .02 को भी कंसीडर करेंगे, इधर से .41 को भी कंसीडर करेंगे। ठीक होगा, इस 4 को छोड़ देंगे, आखिरी 4 को छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमने जितने लेने उससे आगे है। इसी तरह ये 3 और 7 जो है उनको भी छोड़ देंगे, क्योंकि 2 तक मैंने लेना था, 2 तक तो वैसे 0 है, उसके बाद ये नंबर है उसको हम नहीं लेंगे, और बाकियों को हम ऐड करके 19.43 कर लेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सारों को ऐड करें, ऐड करके राउंड ऑफ कर लें, और आखिरी दो जितने वो मिनी 2 तक आपने लाना है तो 2 तक ला के उसको छोड़ दें, तो ये उसका सम हो जाएगा। राउंड ऑफ करके भी आप ला सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमने बात की है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन में भी यही होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का सेम रूल है ना। सब्सट्रैक्शन में हम यही करते हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे वो मिनिमम जितने, जैसे इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो आंसर में आपके कम से कम 3 होने चाहिए। इसके अंदर आपके 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, तो आपके आंसर में भी वो डेसिमल के बाद 4 आ जाते हैं। इस तरह इसमें आपके पास डेसिमल के बाद 2 हैं, इसमें डेसिमल के बाद आपके 5 हैं, लेकिन मिनिमम हमारे 2 होने चाहिए, तो ये 2 हमने शामिल कर लेना, बाकी हमने छोड़ देना, उसको रहने देना। ठीक हो गई, ये बात होगी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है, उसका मेन जो जुमला आपका बनता है वो ये है कि देर आर द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एज देयर आर इन द ऑपरेटर विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिने, हमने डेसिमल के बाद की पोजीशंस को देखा है कि कम से कम जिसकी छोट सबसे कम डेसिमल पोजीशन है आंसर में भी वही होनी चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने काउंट करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जिनको डिवाइड कर रहे हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेने हैं। जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाली नंबर होगा आपके आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। मसलन जैसे ये नीचे इसने एग्जांपल किया है कि ये 3 1 2 3 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और ये चौथी से डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। अब सिग्निफिकेंट फिगर गिने तो इसमें 4 हैं, ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 है, इसके अंदर 1 2 3 4 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, और 100 हमने अभी बात की है कि ये इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आप अगर काउंट करेंगे इसमें, तो वो 100.43
पॉइंट अगर लगे तो फिर ये आपके है ना जीरो जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, वरना तो नहीं होंगे ना। तो ये वन जो है वो जो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें आपका वो सिग्निफिकेंट फिगर एक ही रह जाता है। पर अब एक में तो हम आंसर नहीं लेके आ सकते, डेसिमल के साथ ही हमने बताना। तो आप मिनिमम हमारे पास चार है, ठीक हो गया। तो आपके आंसर में भी चार होने चाहिए। इन्होंने इसको जैसे हल किया तो इतना सारा लंबा आंसर है, लेकिन आपका आंसर जो है वो चार तक होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, ये वन टू थ्री फोर, अच्छा फोर से आगे सेवन था, तो सेवन को राउंड ऑफ किया है तो वो फोर जो है वो फाइव बन गया। तो हमने चार डिजिट तक अपना आंसर जो है वो लिख लिया, इसलिए क्योंकि नंबर यूज किया की नंबर। एमसीक्यू में अगर को पूछ ले तो की नंबर क्या होता है कि वो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाला नंबर होगा उसको हम की नंबर का नाम देते हैं। अच्छा अब चार चार, इसमें भी चार थे, इसमें भी चार थे, इसमें भी चार थे, ठीक हो गए। चार चार तो इन सब में आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन हम 35.63 को इसलिए ले रहे हैं कि ये हमारे आंसर से ज्यादा मैच करने वाला नंबर है, ठीक हो। अच्छा उसके बाद है एक दूसरी एग्जांपल उसने दी है, उसमें भी इसी तरह कि ये चार सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें चार है। अब मेरे आंसर में कम से कम तीन होने चाहिए, वन टू थ्री है ना, तो कम से कम तीन होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक हो गई। अच्छा अब तीन लाने के लिए फिर इसको जब सॉल्व किया तो आंसर तो 546.57 है। अब तीन में करता हूँ तो फिर तो सिर्फ 546 लिखूं, 0.57 तो गायब हो जाएगा, लेकिन पॉइंट तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मेरे वो एग्जैक्ट उसकी सेंटेनिटी को शो करने के लिए। इसलिए फिर हम पॉइंट भी लगाएंगे और पॉइंट के बाद एक डेसिमल को भी शो कर लेंगे। या आप ऐसे समझे कि जो ये 891 इस तरह इसी पॉइंट के बगैर जो होते हैं, जैसे तीन उसने लिखा हुआ है, अगर आपका आंसर तीन तक की आ रहा होता तो फिर तो हम तीन ही लिख लेते। अगर आंसर होता ना तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक जा रहा होता, यानी डेसिमल होता 54.6 जैसे आ रहा होता, तो फिर हम तीन को ही देखते। लेकिन अब आंसर चूंकि हमारा तीन के बाद चार डिजिट तक, कम से कम डेसिमल के बाद एक पोजीशन तक जरूर जा रहा है, तो इसलिए फिर हम इसको राउंड ऑफ करके इसको सिक्स बना देंगे। तो चार सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम अपना आंसर लिख लेंगे, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे भी अब 891 को छोड़ दें तो बाकी हमारे पास चार चार ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो चार के हिसाब से हमने लिख लिए, ठीक हो गए। तो बस इसमें आपके पास ये एक इसका एमसीक्यू या शॉर्ट के डाटा दिया हो और उसका आंसर आपसे पूछा हो कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर ला के हमें आंसर बता दें। अच्छा दूसरे नंबर पे लॉगरिथम जो है उसका अगर हमारे पास डाटा हो तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो लॉग में आपने देखा दो टर्म्स होती हैं, एक को करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और एक को मैंटिसा बोलते हैं। लॉग के अंदर जब किसी टर्म का आप लॉग लेते हैं ना तो उसमें दो चीजें, एक करेक्टरिस्टिक होती है और एक मैंटिसा होती है। जैसे ये 2 × 10⁻³ है, तो ये जो थ्री लिखा हुआ है ये उसका करेक्टरिस्टिक कहलाती है, ठीक हो गया। और ये जो 2.00 लिखा हुआ है इसको जब हम लॉग के टेबल में देख लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम उसको मैंटिसा बोलते हैं। जैसे ये इसने लिखा है टू को लॉग में देखा, थ्री का तो ये आ गया ना -3, और टू का लॉग देखा तो वो 0.30 एंड समथिंग आता है। अच्छा अब आते तो वैसे तो आपको ये पता होगा कि मेंटिसा में चार डिजिट आते हैं कम से कम, यानी पॉइंट के बाद चार डिजिट, इसने दो शो किए हैं। क्यों कि ये जो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है कितने, दो है। 2.0 के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर, एक टू है और डेसिमल के बाद जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए मेरा जो मेंटिसा होगा उसके अंदर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक हो गए। अब ये इसने लिखा कि मेंटिसा हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि जो आपका नंबर है उसमें जितने उसके सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, आपके लॉग का जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो मेंटिसा होगा, करेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखना, मेंटिसा को सिर्फ देखना है, तो उसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब जैसे ये इसने लिखा ऑल द जीरो इन द मेंटिसा आर सिग्निफिकेंट, उसमें जितने जीरो होंगे वो भी आपने सिग्निफिकेंट ही काउंट करने। अच्छा अब इसमें आप अगर कहें ये 0.30 आया कैसे, तो आप लॉग का टेबल होता है उसमें देखें ना कि यानी आप देखें 20 को जीरो में देखें, ठीक हो गया, और फिर जीरो का डिफरेंस देख ले। तो वो जीरो का डिफरेंस तो अमूमन नहीं होता, बस 20 को जीरो में देख ले इसके साथ।
20 को जीरो में देखेंगे तो वो आंसर आएगा ये 0.30 समथिंग और भी है, तो हमने राउंड ऑफ करके 0.30 दो डिजिट तक कर लिया होगा। ठीक होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा ये 2.70 आ जाता है। इसी तरह अगर एंटी लॉग लेना है तो उसमें भी यही चीज होगी। एंटी लॉग लेते हुए भी ये if we wish to take the anti-logarithm of a mantissa, the corresponding number will have the same number of digit as the mantissa। कि mantissa में जितने डिजिट आ रहे हैं आपके जो आंसर उसमें भी उतने ही होने चाहिए। जैसे देखें एंटी लॉग लिया उसने 0.072 का, अब इसमें मेंटिसा में तीन है, दो है, सात है और जीरो है। ये सिग्निफिकेंट गिनेंगे ना, अभी हमने बात की कि मेंटिसा के अंदर जो जीरो होता है उसको भी आपने सिग्निफिकेंट रखना है। तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 0, 7 और 2। ठीक हो गया, तो अब आपका जो आंसर आएगा इसका वो 1.18 है, उसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसी तरह 12.1 का लॉग लिया है तो इसके अंदर अब तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं टोटल, तो हमारे मेंटिसा में भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ठीक हो गए, और ये उसका आंसर बन जाता है। ओके हो गई। उसके बाद हमारे पास है राउंडिंग ऑफ डाटा, कि डाटा को राउंड ऑफ करना हो तो उसका क्या तरीकेकार हो सकता है। उसमें हमारे पास दो तीन रूल्स हैं। रूल नंबर वन क्या है कि आप जिस नंबर को एंड से खत्म कर रहे हैं वो पांच से बड़ा है, जैसे ये 3.677 में आप सेवन को ड्रॉप करेंगे तो चूंकि पांच से बड़ा है तो इससे पिछले सेवन में आप एक जमा कर देंगे तो ये 3.68 बन जाएगा। ठीक हो गई। या अच्छा अगर उसको भी राउंड ऑफ करेंगे, एट को भी करेंगे तो फिर सिक्स जो है वो सेवन बन जाएगा, तो 3.7 भी हो सकता है अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर और कम करने हैं तो। ठीक हो गए। रूल नंबर टू क्या है कि अगर जिस नंबर को आपने ड्रॉप किया वो फाइव से छोटा है तो फिर पिछले में हम कोई चीज ऐड नहीं करते। जैसे ये 6.632 है तो टू को खत्म करेंगे तो ये 0.63 ही रहेगा, और अगर थ्री को भी ड्रॉप करेंगे तो ये 0.6 ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। और रूल नंबर थ्री है कि जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो एग्जैक्ट फाइव ही है, तो फिर क्या करें, तो उसमें यह है कि आप फाइव को ड्रॉप कर रहे हैं तो उससे पीछे देखें, पीछे अगर इवन है तो फिर आप पीछे कुछ ऐड नहीं करेंगे। जैसे ये 6.65 था, फाइव को ड्रॉप किया तो पीछे चूंकि सिक्स है वो इवन ही है, तो वो सिक्स को हम चेंज नहीं करेंगे, वो 6.6 ही आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप फाइव को ड्रॉप करें और पीछे ऑड हो, जैसे ये 6.35 है तो फाइव को ड्रॉप किया तो पीछे थ्री है, थ्री एक ऑड नंबर है तो थ्री में एक हम ऐड कर देंगे तो इसको 6.4 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये राउंड ऑफ करने के तीन असूल है। अच्छा इसमें एक और पॉइंट भी है कि जीरो इज एन इवन नंबर, कि इसमें राउंड ऑफ करते हुए आप अगर जीरो बचे तो जीरो को इवन कंसीडर करना है आपने, यानी फाइव को ड्रॉप किया आपने और पीछे जीरो है तो आप जीरो को चेंज नहीं करेंगे, वो जीरो का वैसे जैसे ये 3.05 में से फाइव को ड्रॉप किया तो 3.0 ही रह गया, उसको चेंज हमने नहीं किया। ठीक हो गई। यहाँ तक आपके ये जितने ये राउंडिंग ऑफ डाटा सिग्निफिकेंट, ये ज्यादातर एमसीक्यू के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से ना क्वेश्चन बन सकते हैं, या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में कोई इस तरह आपको एग्जांपल दे दे और उसका आंसर जो है वो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से पूछ ले। तो इस टॉपिक को वैसे आप हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंटर की है ना फिजिक्स की बुक जो है फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर भी ये टॉपिक ना सिग्निफिकेंट फिगर का और राउंडिंग ऑफ डाटा का दिया हुआ है, पहले या दूसरे चैप्टर में शुरू में ही है, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें भी राउंड अबाउट यही रूल लिखे हुए हैं, तो जरा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर वहां से भी देख लेंगे। अगर वो बुक आपके पास अवेलेबल हो तो जरूर देखें। अच्छा, उसके बाद है जी अरिथमेटिक मीन, कि कोई डाटा हमारे पास हो तो उसके हम अक्सर मीन निकाल के उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मीन आगे अभी यूज होगा, इसलिए उसने बेसिक टर्म पहले एक्सप्लेन किया कि ये क्या चीज है मीन क्या ना। तो मीन का लफ्ज तो आपने एवरेज नाम सुना हुआ है, वो क्या हम करते हैं कि जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सारों को जमा कर लें और टोटल पे डिवाइड कर दें, जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन उस पर डिवाइड कर देंगे तो मीन हमारे पास आ जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको याद होगा बात की थी कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा से मुराद समेशन है। ठीक है, एक्स आई वो नंबर हो गया, आई आई से मुराद आई वन से स्टार्ट हो रहा है पहले नंबर से, और एन तक नंबर जा रहे हैं, पाँच छः सात आठ जितनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक होगा, सारों को जमा कर लिए, ये समेशन का मतलब सबको जमा कर लें और टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें तो मीन आपके पास आ जाता है, एवरेज आ जाता है।
तो मीन का फायदा हमें ये होता है कि हम किसी भी रिजल्ट को कंपेयर करना हो तो मीन से कंपेयर करके दे बता सकते हैं कि ये जो रिजल्ट हमारे पास है वो कितना अच्छा है। अगर मीन एवरेज वैल्यू के पास पास है तो वो फिर अच्छी मेजरमेंट है, और अगर उससे हट के है तो फिर ये रिजल्ट सही कैलकुलेट नहीं किया होगा। जैसे ये इसने एग्जांपल दी है कि ये 7 ऑब्जर्वेशन है, सातों को आप जमा करें और 7 पे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास ये उसका मीन निकल आता है। अच्छा, लेकिन मीन में एक प्रॉब्लम है। मीन के साथ ना प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक आध वैल्यू बदल जाए, जैसे इसने एग्जांपल दी है कि अगर कोई आंसर लेना चाह रहा है उसकी वैल्यू, यानी ये थ्री, ये था ना 3.107 था, तो कहता अगर उसने रीडिंग लेते हुए 3.107 की बजाय 31.07 ले ली है, तो आप जब मीन निकालेंगे ना तो मीन बहुत बदल जाएगा। पहले मीन आ रहा था 3.117, अब मीन आएगा 7.112। ठीक होगा। तो मीन के साथ ये इश्यू है कि अगर एक आध रीडिंग में भी गड़बड़ हो गई तो अब मीन की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, तो वो फिर हमारी जो एक्यूरेसी है ना उस पे फिर ये डिस्टर्ब आ जाता है कि भाई एक्चुअल जो रिजल्ट है उसके ये कितना करीब है, ये इसमें कोई मसला। तो ये थोड़ा सा इशू है इसका, ये ड्रॉबैक है मीन निकालने का। फिर उससे बेहतर है का मीडियन। मीन से बेहतर मीडियन है कि वो एक आध रीडिंग गलत हो जाए तो उस पे इसके ऊपर असर नहीं पड़ता। ये क्या चीज है कि वो कहता है जितनी रीडिंग है उसको आप अरेंज कर लें फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वैल्यू। छोटी को पहले लिखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह चलते रहे। तो जो दरमियान वाली मिडिल वैल्यू आपकी होगी वो मीडियन कहलाती है। जैसे आप देखें ना ये वाली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। इन 7 को जब आप छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं ना तो जो दरमियान में वैल्यू आती है इसमें, इस केस में वो है, जैसे ये इसने अरेंज किया है, यूनी रीडिंग को 7 को अरेंज किया है, 1 2 3 और ये 4, ये दरमियान वाली रीडिंग है 3.107। तो ये उसका मीडियन कहलाएगी। अब देखना, अब इसमें एक आध रीडिंग अगर गलत भी हो, जैसे आप कह रहे थे 31 आ जाए, जैसे ये 31.98 उसने रीडिंग ले ली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मीडियन जो है वो 3.107 ही रहता है। ठीक होगा। तो मीडियन का ये मीन की निस्बत से ये थोड़ा बेहतर है कि वो चेंज नहीं होता। वो एक आध रीडिंग अगर खराब हो भी जाए तो उससे इस पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात हमने की ऑड की। अगर इवन हो, ऑड हो तो फिर तो दरमियान वाली मिडल वाली निकालनी आसान है ना। जैसे ये ऑड थी, 7 थी, तो 7 में हमने 3 एक तरफ छोड़ दी, 3 एक तरफ, और दरमियान वाली मिडल वाली ले ली। लेकिन कहता अगर इवन हो तो फिर क्या करें, तो कहता फिर ये वो जो इवन को मतलब जैसे 8 हो तो 4 एक तरफ और 4 एक तरफ हो जाएगी। तो जो अब दरमियाना तो उनका दो, किसी दो रीडिंग के दरमियान में आ रहा होगा, उन्हीं दो रीडिंग्स का आप मीन निकाल लो, उन्हीं दो रीडिंग्स को जमा करके 2 पे डिवाइड कर ले तो वो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक होगा। तो वो जो मीन निकलेगा वो आपका मीडियन हो जाएगा अगर आपकी रीडिंग जो है वो इवन। ठीक है। ऑड में तो मिडल का पता चल जाता है, इवन पे नहीं चलता। तो फिर इवन में जिन दो रीडिंग्स के दरमियान बन रहा है, सेंटर बन रहा है, उन्हीं दो रीडिंग्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर ले तो उनका आप एवरेज निकाल लें, तो मीन निकाल लें, तो वो आपके पास मीडियन बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मोड। मोड क्या चीज है? मोड हम कहते हैं कि एलिमेंट दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स। कि मोड हम उसे कहते हैं, ये वो एलिमेंट है जिन्हीं जो रीडिंग्स हमारे पास हैं तो उनमें से जो रीडिंग बहुत ज्यादा दफा आई है उसे हम मोड का नाम देते हैं। मसलन जैसे ये देखें ना, ये है 3 12 15 3, अब देखें ना 3 3 दो दफा आया, फिर 15 दो दफा हो गया, 8 20 19, फिर 3 आ गया तीसरी दफा, 15 तीसरी दफा, 12 19 9। तो सबसे ज्यादा दफा जो जो वाली रीडिंग रिपीट हो वो आपका मोड कहलाती है। जहाँ पे 3 आया है 1 2 और 3 दफा, और 15 भी आया है 3 दफा, तो इसलिए 3 और 15 दोनों मोड कहलाएंगे। तो मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि फॉर अ गिवन डाटा सेट देयर कैन बी मोर देन वन मोड। एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। हमने सिर्फ वो नंबर लेना है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुआ है। अगर एक से ज्यादा नंबर है जो ज्यादा दफा रिपीट हुए और बराबर ही रिपीट हुए हैं तो वो दोनों ही जितने भी होंगे वो सारे आप मोड के तौर पे कंसीडर कर लेंगे। ये तो सिंपल डाटा में ये हो जाता है। ग्रुप डाटा हो तो उसमें भी हम मोड फिर कैसे निकालते हैं? जैसे ये ग्रुप डाटा ना कि 1 से 3 तक
रीडिंग जो है वो 7 दफा आई है, 4 से 6 तक 6 दफा आई है, 7 से 9 तक 4 दफा आई है, 10 से 12 तक 2 दफा, फिर ये 13, इस तरह हर एक की अलग अलग बताई हुई है। तो इस तरह का अगर डाटा हो तो इसमें फिर हम मोड कैसे निकालें, उसका ये फार्मूला है। इसमें एल से मुराद क्या है कि लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, कि जो मॉडल क्लास आपकी होगी, मॉडल क्लास कौन सी होगी, कि वो जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये नंबर रिपीट हुए 1 से 3 दफा रीडिंग जो है वो 7 दफा आई है। 7 दफा जो है ना वो ऑब्जर्वेशन जो है वो 1, 2 और 3 में ही घूमती रही है। इसी तरह 4 से 6 तक रीडिंग जो है वो 6 दफा आई है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी उसे हम मॉडल क्लास का नाम देते हैं। ठीक होगा, उसकी लिमिट आपने बतानी। ठीक है, लोअर लिमिट उसकी कौन सी है। F1 से मुराद F1 माइनस एफ नॉट है, ओवर 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। तो F1 से मुराद क्या है, फ्रीक्वेंसी, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। F0 से मुराद क्या है कि उस मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है, ठीक, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। और F2 से मुराद उस मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और एस से मुराद क्या है, क्लास इंटरवल, यानी क्लास जो है उसकी रेंज कितनी है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 3 3 की रेंज चल रही है ना, तो इसमें एच जो है वो 3 आएगा। अब जैसे इसी की उसने एग्जांपल दी है, सॉल्व किया है, तो उसने कहा यहाँ पे मॉडल क्लास 10 to 12 है, 10 to 12 है, यहाँ से ना मिस्टेक है, ये 2 नहीं या 9 आएगा, ये इसने नीचे लिखा है 9, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। तो सबसे ज्यादा फिर यही बनती है, 10 से 12 को, इस 2 की जगह अगर आप 9 रख लें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की ही बनती है। ठीक होगा, तो ये मॉडल क्लास बन जाएगी 10 से 12 वाली। तो फिर उसमें एल आ गया, लोअर लिमिट, वो 10 हो गया। F1 उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, वो ये 2 नहीं बल्कि 9 है, तो 9 पुट कर लें हम। और F0 उससे पिछले वाली वो 4 है, उससे अगले वाली वो 2 है, F2 2 हो गया। और एच से मुराद इंटरवल जो है, तो 10 11 12 3 नंबरों का इंटरवल था, तो 3 आ गया। वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो ये उसका मोड निकल आता है। ठीक हो गया एक्सप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये जो छोटे छोटे आपने डेफिनेशन की है, मीन की, मीडियन हो गया, मोड हो गया, तो ये एमसीक्यूज में हो सकती हैं या इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये नंबर है इनका, मीन निकाल दें या मोड निकाल दें या मीडियन निकाल दें। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ प्रिसीजन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन, कि एक डाटा आपके पास है वो कितना प्रिसाइज है, कितना क्लोज है ना एक दूसरे के, कितना क्लोज है। तो वो क्लोजनेस उसकी यानी प्रिसीजन को चेक करने के लिए हमारे पास 2 3 मेथड है। एक उसमें से ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप ले लें। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें तो उसको फिर एक और तरीका उसको एक्सप्रेस करने का, बयान करने का है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन की शक्ल में। और तीसरा तरीका उसी को ही बयान करने का वेरिएंस की शक्ल में भी है ना। यानी एक ही चीज को 3 मुख्तलिफ अंदाज से हम बयान कर सकते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसको सिग्मा या स्मॉल एस से भी शो करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा असल में थी इन्फिनिट सेट के लिए, लामहदूद आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा हो तो उसके लिए सिग्मा होता है। उसके लिए जो मीन होता है उसको म्यू से शो करते हैं। ठीक हो गया, और एक्स आई उसके अंदर मेजर जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज है वो है। इसका फार्मूला हमारे पास इस सिग्मा के साथ ये बनता है, ये समेशन है। सम आप करना है किसको, हर रीडिंग में से मीन वैल्यू को माइनस करें, उसका स्क्वायर लें सबका। ठीक है, और सबको फिर ऐड कर लें और डिवाइडेड बाई एन, एन से मुराद टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है जो आपने करती है, वो भी इन्फिनिट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है, एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला। अब ये तो इनफिनिट सेट तो हमारे पास नहीं होते, अमूमन एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसमें हमें 4 5 6 यानी हमारे पास लिमिटेड ही ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं इसको रिप्लेस होना चाहिए किसी ऐसे फार्मूले से जो हम इजीली अप्लाई कर सके। तो फिर सिग्मा को एस से रिप्लेस कर दिया और म्यू को एक्स बार मीन से रिप्लेस कर दिया, जो भी हम बात करके आए हैं मीन के हवाले से ना, हाँ जो किसी डाटा का मीन निकालते हैं, तो एक्स बार से रिप्लेस कर दिया। और एन जो था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो था, उसको n-1 से रिप्लेस कर दिया। n-1 को क्या बोलते हैं, एन तो नंबर ऑफ मेजरमेंट है, लेकिन n-1 को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से यहाँ क्या मुराद है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम काफी जगहों पे इस्तेमाल है, फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये इस्तेमाल होती है।
और उसमें इसके मीनिंग्स और आते हैं, डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पे जो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स, मतलब कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, कि आपने कितनी ऑब्जर्वेशन लेनी है, इस तरह के आपका मीन में भी चेंज ना आए, और एस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें भी फर्क ना आए, आर हेल्ड कांस्टेंट, कि वो कम अज कम ऑब्जर्वेशन, मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो आप ले सकते हैं, कि उतनी ऑब्जर्वेशन लेने से आपका एक्स आई या एक्स बार में, सॉरी एक्स बार मीन में या एस में चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट ही रहते हैं। तो उसको फिर हम लेते कैसे, कि जितनी ऑब्जर्वेशन हो उसमें से एक माइनस कर लेते हैं, यानी n-1 लिख लेते हैं। ये इसका फार्मूला हमारे पास आ गया, जिसको हम अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें एक पॉइंट एमसीक्यू के हवाले से भी आपने रखना है, ये लास्ट जुमला, कि व्हेन n इज ग्रेटर देन 30, जब n 30 से ज्यादा हो जाए ऑब्जर्वेशन आपकी, तो वो फिर हम उसे इन्फिनिट ही कंसीडर करते हैं, और जो फिर s की वैल्यू है वो सिग्मा के ही तरफ जा रही होती है, उसके बराबर ही उसका आंसर आ रहा होता है। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ना, इसकी अहमियत क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपने निकाली है ना, जैसे ये ऐसा आपने निकाली, तो ये इसने इस तरह एक्सप्रेस किया, ये 0.02 जो है ना, ये इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लिखी पड़ी है। ठीक है, जैसे ये लिखा है, इफ अ गिवन केस द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ सेट ऑफ रिजल्ट विद द मीन ऑफ दिस, मीन तो था 12.86, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकली है 0.02, तो उसको हम प्लस माइनस करके इस तरह लिख देते हैं। ये प्लस माइनस लिखने का क्या मतलब है, कि भाई आपकी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी की सारी, या मोस्टली, बल्कि जैसे यहाँ लिखे ना 68%, कि 68% आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो इस रेंज में आ रही है। यानी 12.86 में अगर आप 0.02 को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 12.88, और अगर 0.02 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 12.84। तो 12.84 से लेके 12.88 तक एक रेंज बन गई ना, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इस रेंज में ज्यादातर आ रही है। और यहाँ लिख रहा है कि 68% तक जो मेजरमेंट्स है वो आपकी इस रेंज में, जो ये स्टैंड एविएशन प्लस माइनस करके बनेगी, उस रेंज के अंदर ही आ रही होती है। तो ये इसका फायदा हमें ये होता है, जितनी ये स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू छोटी होगी, उतना हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक्यूरेट है, कि ज्यादा फैले हुए नहीं है, दूर दूर नहीं है, बल्कि करीब करीब है, प्रिसाइज रिजल्ट है, रीडिंग सारी वेरी वेरी क्लोज आ रही है एक दूसरे के। ठीक है, ये इसका फायदा हो जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है, स्टैंडर्ड एविएशन की फाइंड कैसे करते हैं, उसका फार्मूला और उसकी अहमियत क्या है, उस हवाले से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव स्टैंडर्ड एविएशन। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने निकाल ली है ना, वही है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का अंदाज ये है कि आप उसको पर 100 यानी परसेंटेज की शक्ल में बता दें, 100 में से, या उसको 1000 में से बता दें, जैसे ये। लेकिन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एस ओवर एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने निकाल ली है उसको डिवाइड करें मीन के साथ, एक्स बार के साथ, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कहलाती है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पर 100। ठीक हो गया। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0/002 दफा लिखा जाता है, ये सिंबल, जैसे ये सिंबल है ना परसेंट का 100 में से, और ये सिंबल है 1000 में से शो करने का ना, तो पर 1000 के हिसाब से उसका ये सिंबल बन जाता है। तो ये दो तरीके उसको हमारे पास शो करने के हो जाते हैं। अच्छा, जो 100 में से आप निकाल रहे हैं उसका एक और नाम भी दिया जाता है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन पार्ट पर 100 इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी भी इसको बोलते हैं। तो सीवी फार्मूला वही है, बस नाम उसको चेंज कर दिया कि रिलेटिव डेविएशन पर 100 पार्ट का दूसरा नाम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी है। ये एमसीक्यू के हवाले से आपने ज़हन में रखना है कि क्या चीज होती है, उसका फार्मूला क्या है। अच्छा, तीसरी चीज थी वेरिएंस, प्रिसीजन बताने का तीसरा तरीका वेरिएंस, कि जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई है ना उसी का स्क्वायर ले लें, ठीक हो, तो वेरिएंस बन जाएगी, एस स्क्वायर आप ले लेंगे तो वो वेरिएंस आ जाएंगे, वो फार्मूला वही है, यही था। जब एस स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वो वैसे की वैसी आ जाएंगी, फार्मूला वही है आपका। इसको एस स्क्वायर को हम नाम देते हैं वेरिएंस का।
ठीक हो गया। तो ये भी आपको उसकी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसकी जो लिमिट है या प्रिसीजन के रिजल्ट्स कितने एक दूसरे के करीब है उसके बारे में बताने में हमारी हेल्प कर रही होती है। अच्छा, एक तरीका तो हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की शक्ल में, या उसको हमने दिया रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में भी एक्सप्रेस किया, उसी को ही हमने वेरिएंस की शक्ल में भी एक्सप्रेस किया रिलेटिव डेविएशन। एक तरीका और है प्रेसिजन को एक्सप्रेस करने का, कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, कि जो मीन था ना उसके बारे में हम अंदाजा लगा लें कि क्या मीन ठीक ही है, उसमें कोई इशू तो नहीं है, हो सकता है मीन में ही कोई एरर ना हो, मीन जो वैल्यू निकाली हुई है उसमें ही कोई एरर ना हो। तो उसके लिए फिर हम ये निकालते हैं प्रेसिजन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। ठीक है, फिर उसी का ही रिलेटिव ले लेते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन उसी से निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन से क्या मुराद है। कहते हैं इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल एरर एरर। ये एरर के बारे में बता रहा है किसके अंदर, इन द मीन ऑफ अ सीरीज ऑब्जर्वेशन। पिछला जो हमने कहा था ना वो तो हो गया बात के, वो एक ऑब्जर्वेशन के बारे में ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कुछ ना कुछ बता रही कितनी वो प्रिसाइज है, लेकिन वो मीन के बारे में कुछ नहीं बता रही कि मीन ठीक है या नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर मीन की आपने अंदाजा लगाना होगा, मीन में तो कोई एरर नहीं है, तो उसके लिए फिर हम ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन जो है उसको हम यूज करते हैं। और उसको निकालने का क्या तरीका है कि स्टैंडर्ड एरर, इसी को स्टैंडर्ड एरर का नाम भी देते हैं, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, एस ऑफ मीन इज इक्वल टू, यहाँ दरमियान में इक्वल आना, ये फार्मूले में मिस्टेक होगी इनसे, मिसप्रिंट है, यहाँ इक्वल आएगा और एस ओवर एन अंडर रूट आपके पास आ जाएगा। तो असल फार्मूला क्या है स्टैंडर्ड एरर निकालने का, एस ओवर एन अंडर रूट, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी उसको आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंडर रूट के साथ, तो आपके पास वो स्टैंडर्ड एरर निकल आता है। और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन निकालनी हो तो उसको क्या तरीकेकार है कि ये जो एस मीन आपके पास आ रहा है उसको एक्स बार यानी मीन से डिवाइड कर दे, तो ये रिलेटिव एस मीन निकल आएगा। ठीक हो गई। अच्छा, लास्ट है जी द कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट से क्या मुराद है कि जो आपकी मीन पोजीशन है, कॉन्फिडेंस लिमिट हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू मीन एक्स बार यानी मीन ले लिया प्लस माइनस टी एस ओवर एन अंडर, एन तो होगी ना ऑब्जर्वेशन, और एस क्या चीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने अभी ये फार्मूला पढ़ा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एस से मुराद ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, और टी से मुराद कि ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, जो हमने पीछे कहा था एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर होती हैं। ठीक हो गया, तो उसके बराबर वो कैसे डिपेंड करता है, ये टेबल में इसने शो किया, टेबल आपने याद नहीं करना, वैसे ये समझाने के लिए उसने दिया हुआ है कि टी वैल्यूज हैं फॉर वेरियस कॉन्फिडेंस लेवल्स, 90%, 95%, 99%, जो कॉन्फिडेंस लेवल्स बनते हैं रिजल्ट्स के कॉन्फिडेंस लेवल। तो उसमें देखा ना जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये बढ़ती जा रही है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बढ़ती जा रही है, तो टी की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती जा रही है, नीचे जाए तो कम होती जा रही है। तो ये बात उसने यहाँ लिखी है कि जो टी स्टैटिस्टिकल फैक्टर है वो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रहा होता है। डिपेंड भी कैसे कर रहा होता है कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इसने अगले जुमला लिखा कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट आप बढ़ा देंगे तो टी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और एस ओवर एन अंडर रूट भी क्योंकि एन बढ़ता जाएगा तो डिवाइड होकर आंसर छोटा ही आना है ना, तो एस ओवर एन अंडर रूट की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी, टी भी डिक्रीज होता जाएगा, एस ओवर एन अंडर रूट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, ये भी छोटा होता जा रहा है, एस ओवर एन अंडर वो भी छोटा, ये पूरे का पूरा ये प्लस माइनस वाला फैक्टर जो आपका छोटा होता जा रहा है। छोटा होने का मतलब क्या है कि फिर जो कॉन्फिडेंस की लिमिट आपकी बन रही है ना वो छोटी होती जाएगी। लिमिट से क्या मुराद है कि जैसे अभी एक आपने पीछे अभी एग्जांपल दी थी, ये 12.86 प्लस माइनस 0.02 है। ठीक है, अच्छा अगर एक आपके पास यही वाली वैल्यू आप ले लें, ये जैसे 12.86, ठीक है, और प्लस माइनस था, मैं इसको ऐसे शो कर लेता हूँ, प्लस माइनस 0.02 है। ठीक है, इसको मतलब क्या है कि जब आप 0.02 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 12.84।
ठीक है जी। और जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 12.86। ठीक है, तो ये एक लिमिट लिमिट बन गई, रेंज बन गई। ये एक यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वो एंड हो रहा है, तो ये इसकी लिमिट है, रेंज बन गई। ठीक हो गई। तो अब यहाँ पे ये जो आपके 8.84 से 0.86 के दरमियान जो 2-3 नंबर की एक रेंज बन गई है, तो आपका डाटा सारा का सारा इसी के अंदर ही आ रहा है। जितनी ये रेंज छोटी होगी उतना आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा ना, कि आपका निकाला हुआ जो ऑब्जर्वेशन है, यानी जो मीन मीन तो निकला ना जो भी आया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन उससे ज्यादा दूर नहीं गई हुई है। 0.02 का मतलब ये कि मीन वैल्यू से वो थोड़ी सी दूर है, 0.02 पीछे हो सकती है या 0.02 आगे हो सकती है। ठीक है, ये 8 बन जाएगा, ये 2 प्लस होगा तो 8 बन, 0.02 से पीछे हो सकती है या 0.02 से आगे हो सकती है, इसी के दरमियान ही, उसके करीब करीब ही है मीन के, तो ये हम कहेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज है। इसी को उसने यहाँ एक्सप्रेस किया है, ये जो टर्म्स यूज किए हैं इसी के बारे में। इस फार्मूले से जब आप निकाल लेते हैं ना आंसर, तो एक लिखा है इसने कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल से क्या मुराद है कि ये जो वक्फा बना, इंटरवल बना, जो भी हमने ये बनाया है एक एग्जांपल लेके, ये वाली, ये इंटरवल जो बना 12.84 से 12.88 का, इसको हम नाम देते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इसकी जो लिमिट्स हैं उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट। लिमिट कौन सी है? ये 12.84 और 12.86, ये इसकी 88, ये इनकी लिमिट्स हैं, इससे पीछे नहीं और इससे आगे नहीं, इसके दरमियान में कहीं वो ऑब्जर्वेशन आ रही है, रीडिंग आ रही है। ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस लिमिट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो ये असल में पॉइंट तो ये था, कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होती है ना, उसी से रिलेटेड ये सारी टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं, कि जो रेंज हमारे पास बनती है उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का नाम देते हैं, और उसकी जो लिमिट्स होती हैं उस रेंज की, उसको हम कॉन्फिडेंस लिमिट का नाम देते हैं। ठीक हो, और कॉन्फिडेंस लिमिट का फार्मूला हमारे पास ये है, और जितने आप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी बढ़ती जाएंगी, ये वाला फैक्टर उतना छोटा होगा, आपका ऑब्जर्वेशन का आंसर मीन के पास पास आएगा, और आपकी प्रिसीजन जो है वो उतनी ज्यादा हो जाएगी, रिजल्ट आपका उतना ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, यानी क्लोज क्लोज रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसी हवाले से ये इसने आपके जो है ना वो एक एग्जांपल भी सॉल्व की हुई है, डाटा दिया और उसको उसने सॉल्व करके उसका एस निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली है, फिर कॉन्फिडेंस लिमिट उसका निकाला है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ना इसी आपकी बुक में जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, इसके एंड पे ना एग्जांपल दी हुई है काफी सारी। ठीक हो गए, तो इन इन टॉपिक्स के हवाले से वो काफी सारी एग्जांपल रिलेट करती हैं, आप उसको जरूर ट्राई करें, सॉल्व करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उस हवाले से अगर कोई एमसीक्यू शॉर्ट वगैरह आता है तो आपको करने में भी आसानी हो जाएगी, उसको चीज को समझ लेंगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप उसको पेपर के हवाले से भी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेंगे।